बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों, आज हम अपने चैप्टर 10 को थोड़ा सा रिवाइज करने जा रहे हैं। हम देखेंगे हमने इसमें क्या पढ़ा है, कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में थे। तो एक जल्दी से इसको हम एक रिवीजन देने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं बच्चे चैप्टर 11 की तरफ। सॉरी, इट वाज नॉट 10, इट वाज 11। तो बच्चे, सबसे पहले हमने जो चीज डिस्कस की थी वो था होम्योस्टेसिस। अब हमने कहा था कि होम्योस्टेसिस क्या चीज है। ऐसी है बच्चे? जी तो बच्चे, सबसे पहले हमने इसमें चीज जो देखी थी वो थी एक्स सॉरी वो थी होम्योस्टेसिस। अब हमने कहा था कि होम्योस्टेसिस क्या चीज है। तो हमने डिस्कस किया था कि इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करना, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपनी इंटरनल कंडीशंस को, अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को क्रिएट करना, मेंटेन करना। किस वजह से? ताकि वो सरवाइव कर सके और बेहतर सरवाइव कर ले डिस्पाइट ऑल चेंजेस और फ्लक्चुएशंस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। उस समय बताया था कि बाहर की एनवायरनमेंट में जो मर्जी चेंज आ रहा है, जितना मर्जी चेंज आ रहा है, बाहर की एनवायरनमेंट में टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है, या वाटर फ्लक्चुएट कर रहा है, या पीएच फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल या उसकी बेहतरी इसी में है कि वो अपने अंदर के जो एनवायरनमेंट है उसको एक लेवल तक मेंटेन कर करके, और एक मॉडरेट लेवल था। फिर हमने डिस्कस किया था कि ये नहीं कि ऑर्गेनिज्म अपनी अंदर की जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको एक जगह फिक्स करके रख ले, नहीं, ऐसा भी नहीं है हरगिज। उसकी जो अंदर की एनवायरनमेंट है वो फ्लक्चुएट करती है, बट बहुत माइनर सा। अगर हम बाहर के मुकाबले से इस चीज को ऑब्जर्व करें तो वो ऑलमोस्ट इतनी है कि इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इंटरनल कंडीशन में चेंज होती है, पर अगर हम उसको बाहर की कंडीशन से कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि वो बाहर की कंडीशन के लिहाज से बहुत ज्यादा माइनर है। तो हम उसको कह देते हैं कि ये ऑलमोस्ट फिक्स तो फिर भी नहीं, क्योंकि थोड़ा ये निग्लेक्टेबल है। अब सिलेबस में तो इसने बताया कि सिर्फ होम्योस्टेसिस है, ठीक है, बट आगे जाके हमें ओस्मो रेगुलेशन भी पढ़ना पड़ा, एक्सक्रीशन को भी देखना पड़ा। तो इसलिए हम इन चीजों के हमने साथ देखा था। हमने कहा था कि ओस्मो रेगुलेशन क्या है। उसने कहा था कि जो मैकेनिज्म है, किस चीज का मैकेनिज्म, द मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर इनसाइड द बॉडी फ्लूइड्स इज नॉन एज ओस्मो रेगुलेशन। जो वर्ड ओस्मो था वो रिलेटेड था वाटर से। अब बच्चे, हमें पता चला था कि जो ओस्मो रेगुलेशन है वो सिर्फ वाटर की रेगुलेशन का नाम नहीं है। प्लस हमने ये भी एक वर्ल्ड रेगुलेशन को भी डिस्कस किया था कि हमने कहा था कि जो एक वर्ल्ड रेगुलेशन है इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि एक चीज को या बढ़ाना है और बढ़ाते ही जाना है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है। रेगुलेट का मतलब है कि जब किसी चीज को कम करने की जरूरत है उसको कम किया जाए, जब उसको बढ़ाने की जरूरत है उसको बढ़ाया जाए। फिर हम आए थे थर्मो रेगुलेशन की तरफ। हमने कहा था कि थर्मो रेगुलेशन क्या चीज है। तो उसने हमें बताया था कि द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज कंपेयर्ड टू द आउटसाइड टेम्परेचर। दोबारा रिपीट कर लेते हैं। वो कहता है कि अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करना, इनसाइड द बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, बाहर जो मर्जी टेम्परेचर चल रहा है। अच्छा, मैं आपको एक यहाँ मजे की बात बताता हूँ। सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे नहीं होते। जब हम सेकेंड ईयर में जाएंगे ना, तब हम पढ़ेंगे बच्चे, याद रखिएगा, साइंस में एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। अब वहां में दो टाइप्स बताएगा जिनके मैं नाम का जिक्र नहीं करता, से बता दूं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो बाहर की कंडीशन के मुताबिक अपने आप को जैसा देश वैसा बेस वाला काम कर लेंगे। जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म होंगे ऐसे जिसमें हम ह्यूमंस भी आ जाते हैं, मैमल्स आ जाते हैं सारे। तो वो क्या करते हैं, वो सारे अपनी इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए
रेगुलेशन के प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं बच्चे लास्ट इसकी जो टाइप थी उसमें रेगुलेशन की, सॉरी, होम्योस्टेसिस की जो लास्ट टाइप थी उसको हमने कहा था एक्सक्रीशन। अब हमने कहा था एक्सक्रीशन क्या है, हमने कहा था द रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। और हमने कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है, उसने अगर आप प्लांट को नोटिस करो तो प्लांट के केस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बनती है, प्लस अगर वो कहते हैं ह्यूमंस की तरफ या एनिमल्स की तरफ आए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो है तो वेस्ट प्रोडक्ट बनती है, वाटर है, जो एक्सेस अमाउंट का वाटर है वो, प्लस जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के जरिए हमें मेटाबॉलिक वेस्ट मिलता है जिसमें मोस्टली यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, ये भी नाइट्रोजनस वेस्ट है जिनको हमने अपनी बॉडी से बाहर रिमूव करना है, वी हैव टू गेट रिड ऑफ इट। अब बचे थे इसके तीन टाइप्स। जी तो बच्चों ये था होम्योस्टेसिस। अब इसके बाद मजीद हम किस टॉपिक की तरफ गए थे, होम्योस्टेसिस के बाद बच्चे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स की तरफ। अब हमने देखा था कि जो प्लांट्स हैं वो अपने वेस्ट मटेरियल को अपने बॉडी से आउट कैसे एक्सक्रीट करते हैं। उसमें हमने जो चीज मेन डिस्कस की थी कि प्लांट की वेस्ट प्रोडक्ट क्या चीजें हैं, उसमें हमें दो सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। पहली सिचुएशन जो हमें देखने को मिली थी बच्चे वो थी डे टाइम। हमने कहा था दिन के टाइम पे प्लांट की बॉडी में दो प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं। हमने कहा था फोटोसिंथेसिस भी चल रहा है, रेस्पिरेशन भी चल रहा है। अब हमने कहा था जो रेस्पिरेशन है उसकी वेस्ट प्रोडक्ट बचे क्या, हमने कहा था वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि हमने तो फोटोसिंथेसिस उसकी क्या वेस्ट प्रोडक्ट है, तो हमने कहा था फोटोसिंथेसिस की जो वेस्ट प्रोडक्ट है बच्चे वो हमने कहा था कि ऑक्सीजन और वाटर। और हमने कहा था दिन के टाइम पे ये दोनों प्रोसेस साइड बाय साइड चल रहे होते हैं, तो जो प्लांट है वो रेस्पिरेशन के लिए थोड़ी बहुत जो ऑक्सीजन उसको चाहिए वो यूज कर लेता है, बाकी ऑक्सीजन को स्टोमेटस के थ्रू इन द एनवायरमेंट रिलीज कर देता है। बाकी बात रह गई थी कार्बन डाइऑक्साइड की, तो हमने कहा था कि दिन के टाइम जो रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिल रही है वो तो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि दूसरी सिचुएशन जो रात की सिचुएशन थी बच्चे उसके मुताबिक हमने कहा था कि रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही, तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड के यूजेस के लिए हमारे पास कोई प्रोसेस मौजूद ही नहीं है। तो फिर हमने क्या किया था, हमने फिर क्या किया कि हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम थ्रू स्टोमेटा रात के टाइम इन द एनवायरमेंट रिलीज कर देंगे। तो वही बात बच्चे, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आप इस डायग्राम पे गौर करें तो वो दो जो सिचुएशंस है दिन और रात की सिचुएशन उसको बड़े प्यारे तरीके से एक्सप्लेन कर वो कहते हैं दिन के टाइम पे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड भी अब्सॉर्ब करेगा, मतलब कि इनटेक करेगा, और ऑक्सीजन भी। जबकि रात के टाइम पे प्लांट ने क्या करना है बच्चे, ऑक्सीजन इनटेक करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट मटेरियल के तौर पे बाहर निकालते जाना। तो बच्चे ये तो होगी थी हमारे पास सिचुएशन प्लांट के केस में। अब फिर हम चले थे ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स की तरफ, कि हमने देखा था कि प्लांट्स, चलो गैसेस जो एक्स्ट्रा हैं जो वेस्ट मटेरियल के तौर पे गैसेस हैं उनको तो हमने देखा था प्लांट कैसे रिमूव कर रहा है। फिर हमने कहा अब ये भी तो देखे हम कि जो एक प्लांट है वो वाटर को, जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको कैसे रिमूव कर रहा है बॉडी से बाहर। तो उसके लिए जो मेन एक हमने प्रोसेस देखा था बच्चे वो था ग्यूटेशन। हमने कहा था ग्यूटेशन क्या चीज है, हमने कहा था कुछ प्लांट्स की टाइप ऐसी थी जिसमें सिर्फ एग्जांपल थी ग्रास की। ये क्या करते हैं कि अगर ज्यादा पानी आ जाए इनके पास थ्रू सॉइल इनके रूट्स में, तो इस पानी को कहाँ एक्यूमुलेट कर लेते हैं, कहाँ जमा कर लेते हैं, अपने जाइलम वेसल्स में। उसके बाद वो क्या कहता था, वो इस पानी को फोर्स करता है अपने लीव्स की टिप से, एजिज से, या फिर उसके टिप्स से कि इस पानी को बाहर निकाला जाए अपनी बॉडी से। तो कहता था इस प्रोसेस को
जिसमें ड्रॉपलेट्स बनेंगे। किस वजह से? उस प्लांट की फोर्स लगाने की वजह से, उस एक्स्ट्रा वाटर को, जो कि हाई वाटर कंटेंट इन द सॉइल होने की वजह से प्लांट की बॉडी में आ चुका था, तो उसको इसने वो कहता है अपीयरेंस ऑफ ड्रॉपलेट्स, इट वाज नोन एज ग्यूटेशन। अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। कहता है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ऑफ वाटर। हमने पहले कहा था कि प्लांट पानी हासिल कहाँ से कर रहे हैं, इसकी बुनियाद पे हमने प्लांट्स के टाइप बना दी। बच्चे अगर हम गौर करें, जैसे एक वाटर लिली एक प्लांट है, ये किधर मिलेगा हमें ज्यादा? ये बच्चे या पार्शियली पानी में डिजोल्व होगा या फुली। अब उसने कहा था प्लांट्स की ना स्पेस पे हमने 3 टाइप्स बना दी थी। एक को हमने कह दिया था हाइड्रोफाइट्स, एक को हमने कह दिया था मीजोफाइट्स, और एक को हमने कह दिया था एक्सिरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स ऐसे थे जिनको पानी बड़ी अबंडेंस में मिलता है, बड़ी एक्सेस में अमाउंट में पानी उनको अवेलेबल होता है। जबकि मीजोफाइट्स क्या था बच्चे? जो टेरेस्ट्रियल एरिया में होते हैं, जो लैंड पे होते हैं, जमीन पे होते हैं, फर्टाइल सॉइल पे होते हैं, कह ले आप, उनको ना पानी की शॉर्टेज और ना ही पानी इतना ज्यादा एक्सेस में, मतलब कि एक मॉडरेट काम था। जबकि जो जीरोफाइट्स थे, जिसमें एग्जांपल बच्चे कैक्टस से अच्छी एग्जांपल तो कोई हो नहीं सकती, ये डेजर्ट एनवायरनमेंट में होते थे, डेजर्ट इकोसिस्टम में होते थे, इनके पास पानी की अवेलेबिलिटी का बड़ा ज्यादा मसला था। तो उसने हमें बताया था कि जो मोस्टली प्लांट है वो पानी कहाँ से अब्जॉर्ब करते हैं? सॉइल से करते थे। तो उसने कहा उसको एक्स्ट्रा वाटर है उसको रिमूव कैसे करते हैं? हमने कहा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। उसने कहा था ट्रांसपायरेशन क्या है? हमने कहा था द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लांट लीव्स थ्रू स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। तो उसने कहा एक्स्ट्रा वाटर को चलो हम इस तरह रिमूव कर देते। फिर हमने उसको बताया था इसके अलावा ग्यूटेशन भी एक प्रोसेस है, जिसमें बाय द यूज ऑफ फोर्स हम क्या करते थे कि प्लांट को एक एबिलिटी दे देते थे कि वो पानी को अपनी बॉडी से बाहर निकाल सके। तो उसने कहा था इसको ड्यू से कंफ्यूज नहीं करना। ड्यू के बच्चे शबनम के कतरे। तो उसने कहा था ड्यू असल में क्या है? जो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर सुबह डाउन हो जाने की वजह से जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स हैं वो कंडेंस होके इनके प्लांट्स के सरफेस पे गिरे होते हैं। वो कहता था ड्यू और ग्यूटेशन में बड़ा वाजिया फर्क है। आगे चलते हैं बच्चे। आगे हमने क्या पढ़ा था? हमने कहा था रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। अब हमने कहा था चले प्लांट ने क्या किया? गैस को भी रिमूव कर लिया जो एक्स्ट्रा गैसेस थी, प्लांट ने एक्स्ट्रा वाटर को भी रिमूव कर लिया। तो जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो प्लांट में रेस्पिरेशन तो हो रही है ना बच्चे, वो कहता है जो मेटाबॉलिक वेस्ट है प्लांट इसको कैसे रिमूव करता है? तो हमने कहा था कि सबसे पहले प्लांट क्या करते हैं कि प्लांट इस मेटाबॉलिक वेस्ट को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करके अपनी बॉडी में रखते हैं जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर है। उसके पीछे रीजन क्या थी? उसके पीछे बच्चे मेन रीजन ये थी कि अगर वो पानी में सॉल्युबल नहीं होंगे तो फायदा ये है कि वो हार्मलेस हो जाएंगे। अगर वो पानी में सॉल्युबल हुए, चूंकि वो वेस्ट मटेरियल है, तो इन रिटर्न वो प्लांट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कहते हैं मेनली इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स के फॉर्म में प्लांट क्या करता है? इनको अपनी बॉडी में स्टोर करके रखता है, और जब ईयरली वो अपने लीव्स की शेडिंग करता है, अपने लीव्स उतारता है इन द ऑटम सीजन, तो उनमें ये सारा वेस्ट मटेरियल डाल के उनको अपनी बॉडी से अलग कर देता है। इस तरह लीव्स भी शेड हो गए और वेस्ट मटेरियल से भी जान छूट गई। तो उसने बताया था कैल्शियम ऑक्सिलेट एक क्रिस्टल है, क्योंकि मोस्टली कौन से प्लांट में, तो उसने एग्जांपल भी दिया टोमेटो प्लांट्स। उसने हमें ये भी बताया था कि ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में उसको अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को अपनी बॉडी में रख लेते हैं ताकि उसको नुकसान ना पहुंचाए। तो जिसकी डायग्राम भी उसने हमें दिखा दी थी कि आप देख सकते हैं क्रिस्टल्स की फॉर्म में कैल्शियम ऑक्सिलेट जमा है। फिर उसने आगे लेके जाके हमें बताया था कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो पर एनम पर ईयर अपना मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव करते हैं। इसके पास बेस्ट टाइम कब है बच्चे? वो जो बेस्ट टाइम है वो बच्चे ऑटम का सीजन है। ऑटम के सीजन में ये क्या करते हैं? अपने लीव्स को रिमूव कर देते हैं। आप देखेंगे ऑटम के सीजन में कि लीव्स आपको जो प्लांट्स के जिनके शेड होने तो आपको येलो नजर आना शुरू हो जाएंगे। क्यों? उसके पीछे वजह क्या बच्चे? इसके पीछे जो वजह है वो ये है बच्चे
कि जब उसमें वेस्ट मटेरियल को स्टोर करते हैं तो वो क्या करता है, क्लोरोफिल को मार देता है। अब क्लोरोफिल क्या चीज थी बच्चे? क्लोरोफिल एक पिगमेंट था जो हम चैप्टर 4 क्लास 9 क्लोरोप्लास्ट में पढ़ते थे। प्लास्टिड की टाइप है, एक ऑर्गेनेल है जिसमें क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता था जो कि हेल्पफुल है इन फोटोसिंथेसिस। अच्छा, फिर उसने कहा था कुछ और दरख्त हैं जो वेस्ट मटेरियल कुछ रबर की फॉर्म में रिलीज कर देते हैं, कुछ गम्स की फॉर्म में रिलीज कर देते हैं। उसने बताया था कि जो कॉर्निफोरस ट्रीज है ये क्या रिलीज करता है बच्चे? रेजिन। अच्छा, कॉर्निफोरस ट्रीज के बारे में आपको एक और मजे की बात बताता हूँ मैं, कि ये कॉर्निफोरस ट्रीज है ना, ये अपने वेस्ट मटेरियल को कभी कभी एज अ केमिकल वेपन भी इस्तेमाल कर लेते हैं। कैसे? देखिए, एक जगह पे एक प्लांट है तो उसकी सराउंडिंग में जहां तक उसके रूट्स हैं वहां तक के मिनरल्स उसके हुए ना, वहां के मिनरल्स, वहां के न्यूट्रिएंट्स, वहां का वाटर, वहां के सॉल्ट्स सब इसके हैं। अगर कोई और वहां प्लांट हम ग्रो करवाना शुरू कर दें तो इसको क्या नुकसान है कि इसके न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स कम पड़ सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने वेस्ट मटेरियल को इन द सराउंडिंग छोड़ देते हैं ताकि वहां कोई और प्लांट ना ग्रो कर सके। अपनी किंगडम कहने क्रिएट करने के लिए, अपनी जायदारी रखने के लिए ये इसको वैसे यूज कर लेते हैं। आगे चलते बच्चे, गम्स हमने कहा था जो किक्कर का दरख्त है, एक बड़ा कॉमन दरख्त है पाकिस्तान में, वो क्या रिलीज करता है? गम्स एक स्टिकी मटेरियल होता है। लेटेक्स बच्चे रबर बनाने के काम आता है, और इस प्लांट का हमने नाम भी क्या रखा हुआ है? बाय रबर प्लांट। एंड म्यूसिलेज बाय कार्निवोरस प्लांट्स एंड लेडी फिंगर। भिंडी से और कार्निवोरस प्लांट से हमें ये नीचे थी बच्चे डायग्राम, ये रेजिन ड्रॉपलेट्स आप पहले डायग्राम में देख सकते हैं बच्चे। ये वाले डायग्राम की मैं बात करूं, जो हमारी पहली डायग्राम है। ठीक है बच्चे, फिर हम चलते हैं अपने दूसरी। वो कहता है लेटेक्स बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ ट्री। तो दूसरी डायग्राम में हमें ये चिपता था। फिर वो बताता बच्चे म्यूसिलेज ड्रॉप्स ऑन कार्निवोरस प्लांट्स। तो डायग्राम की मदद से हमने समझा था कि लेटेक्स क्या चीज है, म्यूसिलेज क्या चीज है, और रेजिन ड्रॉप्स क्या चीज है। इसके बाद बच्चे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हमने इसके बाद क्या पढ़ता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि बच्चे है द यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, उसकी तरफ हम पहुंचे थे। हमने कहा था यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस क्या? उसने कहा था ऐसा सिस्टम ह्यूमंस में, ऐसे ऑर्गन्स का मिलकर एक सिस्टम बनाना जो कि रिस्पॉन्सिबल है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारी बॉडी की एक्सक्रीशंस के लिए। हमारी बॉडी का वो सिस्टम जो क्या कर रहा है, हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से इनसाइड द बॉडी से आउटसाइड द बॉडी लेके जाता है। अब हमने कहा इसकी चार मेन पार्ट्स है, चार मेन इसके चीजें हैं। हमने कहा सबसे पहले है एक पेयर ऑफ किडनी। हमने कहा सबसे पहले क्या है, दो किडनीज का एक पेयर है। उसके बाद हमने कहा था ईच किडनी से एक एक यूरेटर निकलता है। हमने कहा था कि उसके बाद आ जाता है यूरेटर। यूरेटर के बाद हमने कहा था एक यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है जिसका काम था टेम्परेरी यूरिन को स्टोर करना, और लास्ट में यूरिथ्रा जो यूरिन को आउट ऑफ बॉडी रिमूव करेगा। फिर हम गए थे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की तरफ। उसमें कहा था कि किडनी क्या है, जिसमें कि एक डार्क रेड ऑर्गन है बीन शेप्ड का। ठीक है, इसका उसने कहा था वजन अबाउट 120 ग्राम्स होगा। इसकी जो लेंथ है वो अबाउट 10 सेंटीमीटर होगी। इसकी जो विड्थ है वो अबाउट 5 सेंटीमीटर, और इसकी जो थिकनेस है वो 4 सेंटीमीटर। फिर इसने हमें लोकेशन बताई थी कि ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद होता है, आइदर साइड ऑफ द वर्टिबल कॉलम, एक राइट साइड पे, एक वर्टिबल कॉलम के लेफ्ट साइड पे। फिर इसने हमें आगे मजीद बताया था कि जो लेफ्ट किडनी है वो राइट किडनी से थोड़ी सी ऊपर है। फिर वो हमें ले गया था स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के मजीद तरफ। उसने कहा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की तरफ से अगर हम किडनी को देखें तो वो हमें कहता था इसके दो पार्ट्स आपको देखने के लिए अब मिलेंगे। एक को हमने कहते थे रेनल मेडुला जो कि इनर पार्ट था, और आउटसाइड पार्ट हमने कहा था डार्क रेड इन कलर होगा, उसको हमने नाम दिया था रेनल कॉर्टेक्स का। तो उसने कहा था रेनल कॉर्टेक्स है आउटसाइड पोर्शन जो डार्क रेड इन कलर होगा, जबकि रेनल मेडुला है इनसाइड पोर्शन ऑफ द किडनी जिसका कलर पेल रेड था।
अब उसने मैं मजीद आगे बताया था कि जो रेनल मेडुला है ये मजीद किस में डिवाइड होता है, रेनल पैरामिड्स में। उसने कहा था कि अबाउट 7 to 9 रेनल पैरामिड्स होते हैं किडनी में। अब रीनल पैरामिड्स किसके मिलके बनते थे बच्चे, नेफ्रॉन के। अब उसने कहा ये रीनल सारे रीनल पैरामिड्स इकट्ठे होके किस में गिरते हैं, पेपिलरी डक्ट्स में, जो कि मजीद बनाता है पेल्विस। और पेल्विस ही वो बेस पॉइंट है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से यूरेटर शुरू होता है। फिर उसने कहा था कि किडनी के जो कनकेव साइड है उसमें एक डिप्रेशन है जिसको उसने नाम दिया था हीलस का। उसने कहा था यही वो पॉइंट है कि जहां से ब्लड वेसल्स मतलब कि आर्टरीज और वेन्स किडनी को एंटर करती हैं और लीव करती हैं, प्लस पेल्विस के लिए भी उसने यही चीज कहा था। फिर उसने हमें आगे लेके जाके बताया था कि नेफ्रॉन पे वो आ गया। उसने कहा था किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन। साथ ही साथ उसने हमें ये बात बताया था कि ऐसी ब्लड वेसल जो किडनी की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है उसको उसने कहा था हम कहते हैं रीनल आर्टरी। अब उसने कहा था नेफ्रॉन के चीज, हमने कहा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी एज नेफ्रॉन। उसने कहा अच्छा, हमने कहा नेफ्रॉन के भी आगे दो मेन हिस्से हैं, दो मेन पार्ट्स हैं। उसने कहा कौन कौन से, हमने कहा एक रीनल कॉर्पसल है जो कि नॉन ट्यूबुलर होगा। ट्यूब्यूल का मतलब बच्चे डक्ट टाइप जो नाली वाला होगा। उसके बाद हमने कहा था एक क्या इसका पार्ट रीनल कॉर्पसल, दूसरा इसका पार्ट है बच्चे रीनल टिब्यूल जो कि टिब्यूलर होगा। हमने कहा था मजीद जो इसका रीनल कॉर्पसल है इसके मजीद आगे दो हिस्से हैं, एक को हमने कहा था ग्लोमेरुलस, एक को हमने कहा था बोमेंस कैप्सूल। अब हमने कहा था कि बोमेंस कैप्सूल क्या है और ग्लोमेरुलस क्या है। उसने कहा कि एक जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, कैपिलरीज के बच्चे सबसे छोटी ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी आर नोन एज कैपिलरीज। अब उसने कहा एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है उसको हमने कह दिया ग्लोमेरुलस। मजीद आगे वो कहता है कि इस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को एक कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर बंद किया हुआ होता है जिसको हमने नाम दिया था बोमैन्स कैप्सूल। तो बच्चे ये हम पूरा कर चुके अपना नेफ्रॉन का पहला पार्ट था रीनल कॉर्पसल, उसके दो पार्ट ग्लोमेरुलस और अब बोमेंस कैप्सूल। अब इसके बाद आगे नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट शुरू होने जा रहा है जो कि ट्यूब्स की फॉर्म में होगा। तो उसने कहा था इसका अगला पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल जिसके मजीद आगे तीन हिस्से हैं। पहला था बच्चे प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, साथ ही इसका फंक्शन भी करते जाते हैं, ठीक है। वो कहता है इसका पहला ऐसा था प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जिसमें वाटर, मिनरल्स और सॉल्ट्स की रिएब्जॉर्प्शन होनी थी। उसके बाद आ जाता था लूप ऑफ हेनले जो कि एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन में। जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले थी उसने वाटर को रिएब्जॉर्ब करना था, जबकि जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है इसने सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करना था। आगे चलते हैं बच्चे। फिर उसने कहा था लास्ट पार्ट है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो हमने कहा था ये सिर्फ वाटर का जो बचा कुचा पानी है उसको रिएब्जॉर्ब करता है। फिर हम बच्चे अब मजीद फिर बच्चे हम मजीद आगे फंक्शन ऑफ किडनी की तरफ चले गए। हमने कहा किडनी का फंक्शन क्या, उसने कहा ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करना प्लस एक्सक्रीशन भी करना। तो उसने में इसमें बताया था कि 3 स्टेप्स में यूरिन फॉर्मेशन होती है। पहला स्टेप उसने कहा था बच्चे 3 स्टेप से, पहला स्टेप था प्रेशर फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप था सिलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन और तीसरा स्टेप था ट्यूबुलर सेक्रेशन। पहला स्टेप उसने कहा था क्या, प्रेशर फिल्ट्रेशन। उसमें क्या होता था, उसने कहा रेनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाई किडनी में, मजीद आगे वो आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हुई। वो आर्ट्रियोल मजीद किस में डिवाइड बचे, कैपिलरीज में, और एक था ग्लोमेरुलस का। वो कहते ड्यू टू द हाई प्रेशर ऑफ ब्लड, यूरिया एंड ग्लूकोज, ये चारों की चारों चीजें ग्लोमेरुलस से मतलब कि ग्लोमेरुलस कैपिलरी से निकल के किस में आ गिरती थी, बोमैन कैप्सूल में। अब बोमैन कैप्सूल, अब बच्चे वो
बोमेन्स कैप्सूल से किधर जाते थे, हमने कहा था कि नेक्स्ट इसका स्टेप है बच्चे, क्यों कि ये सारी चीजें प्रेशर की वजह से बाहर निकला, तो इसको हम कहते हैं प्रेशर फिल्ट्रेट। ऐसी चीजें जो कैपिलरी से, ग्लोमेरुलस कैपिलरी से निकली बाहर बोमेन्स कैप्सूल में, इनको हमने नाम दिया था ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का। उसके बाद आपने कहा था अब जो काम की चीजें हैं उसको हमने रीअब्सॉर्ब करना, मतलब सिलेक्टिव चीजों को रीअब्सॉर्ब करना है। तो हमने प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर सॉरी सॉल्ट्स को रीअब्सॉर्ब किया, और ओस्मोसिस के थ्रू वाटर को रीअब्सॉर्ब किया। फिर डिसेंडिंग लूप ऑफ फैन ने, जो हमारे राइट साइड में बन रहे, इसने किससे रीअब्सॉर्ब किया, वाटर को, जबकि असेंडिंग लूप ऑफ फैन ने सॉल्ट्स को किया था। फिर बचे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसने क्या किया बच्चे, जो बचा कुचा पानी था उसको भी वापस रीअब्सॉर्ब कर लिया। फिर हम लास्ट में हमने कहा था ट्यूबुलर सेक्रेशन, उसने कहा इसके बाद एंड पे क्या होता है कि जो चीजें बच गई, आयंस बच गए, यूरिया बच गया, कैरेटिनिन बच गया, ये सब चीजें उसने कहा क्या बचनी है पीछे, ये है वेस्ट मटेरियल, जिसको हमने कलेक्टिंग डक्ट में डाल दिया था, और एंड में हमने कहा था इसको हमने क्या कहा था, कंसंट्रेटेड यूरिन। फिर उसने में लास्ट जो हमारा डिस्कसेबल टॉपिक था उसमें बताया था हमें ओस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। अब उसने कहा था किडनी हमारा जो ओस्मो रेगुलेशन का मैकेनिज्म है उसको इस्तेमाल करते हैं हमारी बॉडी में, वाटर और सॉल्ट्स को मेंटेन करके रखता है। उसने कहा वो कैसे, उसके लिए हमने इसको बताया था कि किडनी को अगर वाटर एक्सेस में अवेलेबल है, अबंडेंट है वाटर, तो वो क्या करेगी कि एक हाइपोटोनिक यूरिन बनाएगी जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज्यादा थी, कंसंट्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट थी कम। फिर वो कहता कि किडनी को ऐसी सिचुएशन आई है, बॉडी ऐसी सिचुएशन फेस करे इसमें पानी का शॉर्टेज है, तो वो वाटर ग्लोमेरुलस से बोमेन्स कैप्सूल में कम से कम निकालता था, जबकि वाटर की रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा करता था ताकि ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन बना सके, जिसको हमने कहा था हाइपोटोनिक यूरिन। बच्चे ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स टू यू इसको सुनने के लिए, समझने के लिए। बच्चे मजीद कोई मसला हो तो आप ग्रुप में बता सकते हैं, हम वो अलहदा से डिस्कस भी कर लेंगे। तो बच्चे टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज।